मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे मेंस 2025 की जो परीक्षाएं शुरू ही होने वाली हैं उनके बारे में जो बहुत ही 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स हो सकती हैं या कह लीजिए निर्देश हो सकते हैं या बातें हो सकती हैं, उनकी चर्चा करने जा रहा हूँ। मेंस 2025। यहाँ मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं। हालांकि मैं बातें कर रहा हूँ मेंस 2025 की, लेकिन यदि आप अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप भी मेंस में पहुंचेंगे। फ़र्क केवल इतना होगा कि वो मेंस 2026 हो जाएगा। और जो समझदारी है वो इस बात के लिए हमें हमेशा आगाह करती रहती है कि देखो, पानी बरसने के बाद छाता खरीदने से ज़्यादा बेहतर है कि पानी बरसने की जब संभावना सी लग रही है तभी छाता खरीद ले जाए। और फिर हम जानते हैं कि बरसात के दिन तो आते ही आते हैं, तो क्यों ना छाता पहले ही खरीद लिया जाए। तो यदि आपके मन में ये भावना है कि मुझे सिविल सर्विस परीक्षा क्रैक करना है, तो यह आपके लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना उनके लिए जो अभी परीक्षा में बैठेंगे। भले ही आप न बैठ रहे हों तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इसीलिए आपके लिए भी यह टॉपिक उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए अब सीधे सीधे बातें करते हैं 2025 के एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा ये अनुभव कहता है कि जो अभी 2025 के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो अपना बहुत ज़्यादा समय प्रैक्टिस में दे रहे हैं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस में और साथ ही साथ एसे राइटिंग की प्रैक्टिस में। मुझे लगता है कि अब वह समय खत्म हो चुका है। प्रैक्टिस कर करके अब आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। जो कुछ भी आप हासिल कर सकते थे वह सब आप हासिल कर चुके हैं। क्योंकि देखिए, प्रैक्टिस तो अपने को मांझने की बात होती है। मांझने का एक तरीका होता है। अगर आप 7 दिन तक और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उसमें कोई बहुत चमक आने वाली नहीं है। जो होना था वो हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वह समय आ गया है जब आपको अपने प्रैक्टिस को पूरी तरह से स्टॉप कर देना चाहिए। अब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप एग्जामिनेशन डेट के नज़दीक पहुंचते चले जाते हैं आपके लिए जो समय की कीमत है वो बढ़ती चली जाती है। देखिए, समय की लंबाई तो वही रहेगी, लेकिन उसकी जो वैल्यू है कई गुना ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। ऐसे समय में विवेक यही कहता है कि हमारे पास अब जो समय बचा हुआ है उसका हम इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करें कि उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो मेरा जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस को स्टॉप कर देना चाहिए। ऑर्डर नहीं है, सलाह है। दोस्तों, जो दूसरी बात है वो है ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर। ऑप्शनल, सामान्यतः यह देखा गया है कि अगर आपको सिविल सर्विस मेंस क्वालिफाई करना है तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपका जो स्कोर है ऑलमोस्ट 50% के आसपास तो होना ही चाहिए। ये मैं मिनिमम स्कोर बता रहा हूँ। और यदि आप हायर रैंक में आना चाहते हैं तो 60%। चलिए हम 50% की बात करते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे, जनरल स्टडीज के पेपर में आप 50% स्कोर नहीं कर सकेंगे अपवाद को छोड़कर। बहुत मुश्किल है 50% स्कोर करना। लेकिन ऑप्शनल में 50% स्कोर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपको करना ही होगा। तो अब आप करेंगे क्या? इसका मतलब यह हुआ कि अब जो वक्त बचा हुआ है उसमें जो सेकेंड नंबर पर जो पॉइंट आता है वो ये है कि मैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दूं और अपने इस वैल्यूएबल टाइम का इस्तेमाल ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा लगाऊं। ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ एक अच्छी बात यह भी होती है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके बारे में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इनके आने की संभावना कुछ ज़्यादा है। उन पर आप ज़्यादा फोकस कर लें
हो सकता है कि वे प्रश्न आ ही जाएं और आप उसे अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छे तरीके से लिख कर आ सकें। तो फोकस करें आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पर, और ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी उन टॉपिक्स पर जिनके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हमें ये गाइड कर देते हैं कि ऐसे कौन से प्रश्न हैं या कह लीजिए कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए। दोस्तों, जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि अब आपको अपना पूरा समय नो डाउट कि रिवीजन में लगाना चाहिए, लेकिन किस तरीके के रिवीजन पर, यह बहुत ज़रूरी है। किस तरीके के रिवीजन पर? क्या आपको पूरा पढ़ते चले जाना चाहिए? क्या ऐसे फॉर्म में पढ़ते चले जाना चाहिए जैसे कि एक टॉपिक है? क्या उसे पूरी तरह से पढ़ना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि अब समय के महत्व को देखते हुए आपको रिवीजन करने की अपनी नीति को बदल देना चाहिए, और आपको रिवीजन करते समय जोर देना चाहिए फैक्ट्स पर। यानी कि आपका जो रिवीजन है वह फैक्ट बेस्ड रिवीजन होना चाहिए। फैक्ट, जैसे मान लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद के बारे में जानिए, दूसरे तथ्यों के बारे में जानिए, डिटेल पर नहीं, फैक्ट्स पर चाहिए, उन पर फोकस कीजिए। इसके कारण जब आप लिखेंगे तो आपके जो उत्तर हैं वो ज़्यादा तार्किक बन सकेंगे, ज़्यादा वजनदार बन सकेंगे, और फैक्ट्स के गलत होने की जो आशंकाएं होती हैं वे भी कम हो सकेंगी। ये मैं आपको जनरल स्टडीज़ के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों, जब आप जनरल स्टडीज़ को भी रिवाइज करेंगे और मैंने कहा कि आपको फैक्ट्स पर जाना चाहिए, तो सवाल ये उठता है कि किन टॉपिक्स के फैक्ट्स पर, क्योंकि फैक्ट्स की संख्या भी तो कम नहीं होती है, बहुत होती है। तो इसीलिए मेंस की प्रिपरेशन करने की रणनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी होता है कि जब आप अपने नोट्स बनाएं तो फैक्ट्स के बारे में वन लाइनर नोट्स बनाते चले जाएं कि इस टॉपिक पर कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। यदि आपने वो बना लिए होंगे तो आप देखिए कि आपको वे कितनी मदद पहुंचा रहे हैं अभी। और अगर नहीं भी बनाए होंगे तो कोई बात नहीं, नोट्स आप कई बार पढ़ चुके हैं, आप एक बार नज़र मारेंगे तब भी फैक्ट्स पर आपकी निगाहें पड़ेंगी। लेकिन ये बात अलग है कि यदि आपने नोट्स उस तरीके से बना लिए होते तो आपका जो फोकस होता वो बहुत अच्छा होता। लेकिन चलिए, अब तो उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। तो जो आप रिवीजन करें, कंप्लीट सिलेबस का मत कीजिए, वो समय खत्म हो चुका है। आपको रिवीजन करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं, रिवाइज ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और मुझे लगता है कि जैसे कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में अनुमान लगा लेते हैं कि नहीं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, ठीक इसी तरह से आप जनरल स्टडीज़ के बारे में भी अनुमान लगा सकते हैं कि अच्छा ये जो टॉपिक्स हैं जनरली इन पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपको उन पर फोकस करना चाहिए। इससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, दिमाग में क्लैरिटी भी बढ़ेगी, और डेफिनेटली जब ये सारी बातें आपके साथ होंगी तो एग्जामिनेशन में जो आपके उत्तर होंगे उनकी शाइनिंग, उनकी जो चमक होगी वो डिफरेंट तरह की होगी। दोस्तों, अब पांचवी और आखिरी बात, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मैं समझ सकता हूँ कि आप कितने दबाव में होंगे, हम लोगों ने भी उस दबाव को महसूस किया है, इसीलिए आपके दबाव को मैं महसूस भी कर सकता हूँ। लेकिन सच पूछे तो यह भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की एक चुनौती है, और बहुत बड़ी चुनौती है कि आप उस दबाव के बीच में कैसे अपना बैलेंस बनाकर रख पाते हैं, क्योंकि जब आप सर्विस में आ जाएंगे तब तो रोजाना आपको इस तरह के तनाव के दौर से गुजरना पड़ेगा। तो जो बैलेंस हम बना करके रख पाते हैं उसके पीछे मानसिक तथ्य तो होते ही हैं, जिनके बारे में मैं भी आपसे 4 पॉइंट के अंतर्गत बात कर चुका हूं। लेकिन एक दूसरा तथ्य भी होता है, फिजिक, यानी कि हमारा स्वास्थ्य, हमारी हेल्थ, हमारी शारीरिक स्थिति। इसे ही मैंने कहा है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपने को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मत रखिए। मैं जानता हूँ कि ये दौर ऐसा होता है जब भोजन अच्छा नहीं लगता, ये दौर ऐसा होता है जब मन में चिड़चिड़ाहट आती है, ये दौर ऐसा होता है जब नींद भी अच्छे तरीके से आप नहीं ले पाते हैं। तो इसे आप चुनौती मानिए, इसे आप एक तरीके से अपने एग्जामिनेशन का पार्ट ही मानिए। आप ये मत समझिएगा कि इसकी वजह से आपके एग्जामिनेशन में बाधा पड़ रही है। इन्हें भी आप हैंडल करना सीखिए। ट्राई टू हैंडल दिस।
हैंडल करना सीखिए कि कोई बात नहीं, ये सब हो रहा है ना, लेकिन मुझे खाना खाना ही है, मुझे अपनी नींद पूरी करनी ही करनी है। क्योंकि यदि आप इनसे चूक जाएंगे तो डेफिनेटली इन सब का बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट आपके परफॉर्मेंस पर पड़ेगा। फिर आपने चाहे कितनी भी अच्छी तैयारी क्यों न की हो, आपको लग रहा होगा कि मैं इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ, और हो सकता है कि आप ऐसा करें भी, लेकिन वो बात नहीं आ पाएगी मनोवैज्ञानिक स्तर पर जो अन्यथा आ सकती थी, और आप इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है। इसलिए दोस्तों, अगेन फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ बातें आप सबके सामने रखी हैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से, और मैं अपनी ओर से भी आप सबको, आप सबकी सफलताएं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर आप सबको शक्ति दे, आत्मविश्वास दे, ताकि आप अपना परफॉर्मेंस बेहतर तरीके से करके आ सके। और आप इतना ही कर सकते हैं, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आप जो कर सकते हैं, जो आपके हाथ में है, बस उस पर फोकस कीजिए और ज़्यादा अच्छा से अच्छा करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, फिलहाल इस विषय पर इतना ही, और इसके साथ ही दोस्तों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को भी यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।